हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब कितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हम पढ़े हैं, I इज इक्वल टू क्यू टी। यहाँ पे Q चार्ज है और T टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसा कि आप देख रहे हो एनिमेशन में कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है और दूसरे एंड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं। 5 कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अगर 5 कूलम चार्ज को फ्लो होने 1 सेकंड लग रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे चार्ज है 5 कूलम, टाइम है 1 सेकंड, तो 5/1 मतलब करंट हो जाएगा 5 एम्पियर। जैसा कि आप दूसरे एनिमेशन में देख सकते हो, ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, और ये जो आप देख रहे हो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो सर्कुलर शेप में होता है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम सपोज कर लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो रहे टाइम टी में। तो Q अपॉन टी जब आप करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा, और हम करंट को हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहे कंडक्टर के अंदर, हम उसको ही करंट बोलते हैं। अब उसके बाद जो सबसे पहला सेक्शन होता है आपकी टेक्स्ट बुक में, कैन यू रिकॉल का, और ये सेक्शन में आपके कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, दैट इज इंसुलेटर्स। सेकंड जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कैन यू रिकॉल में, डज सेमीकंडक्टर डायोड एंड रेजिस्टर हैव सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इसका भी आंसर देखेंगे। उसके बाद है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 2 और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल हैव डिफरेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों आता है, तो वो एक्सप्लेन करना है। तो ये हर क्वेश्चन का हम आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है गुड कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर मेटल्स को हम बोल सकते हैं वो गुड कंडक्टर होता है। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम बैड कंडक्टर्स को रखते हैं, दैट इज इंसुलेटर। एग्जाम्पल है इसकी वुड, रबर और प्लास्टिक। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स की, और जो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये कंडक्टर्स को या सब्सटेंस को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेस पे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है कैन यू रिकॉल के सेक्शन में, वो है डज अ सेमीकंडक्टर डायोड एंड रेजिस्टर्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्या सेमीकंडक्टर डायोड और रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है? तो सेमीकंडक्टर डायोड जो सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर डायोड है, जो सबसे सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड है, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का आप डायग्राम देख रहे हो, उसका सिंबल देख रहे हो। उसके बाद रेजिस्टर्स यहाँ पे कार्बन रेजिस्टेंस की आप देख रहे होगे डायग्राम या पिक्चर। इसमें कुछ कलर्स कोड होते हैं, ये हम 11th की करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब है क्या ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? तो ये दोनों जो आप डायग्राम देख रहे हो, डायोड और रेजिस्टर, ये दोनों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? तो आपका आंसर है नहीं, नो, बिकॉज अ सेमीकंडक्टर डायोड इज अ डिवाइस which allows the current to flow in one direction. डायोड का काम क्या होता है? करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए वो अलाउ करता है। अगर वो राइट साइड में जा रहे करंट, तो वो राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जो करंट आएगा वो उसको ब्लॉक कर देता है।
तो डायोड का काम क्या है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। बट रेजिस्टर्स का काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और ये करंट के फ्लो को कम कर देते हैं, ये करंट को अपोज करते हैं। तो करंट की वैल्यू को रिड्यूस करने का काम करते हैं रेजिस्टेंस, वो चाहे कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो। बट डायोड का काम क्या है, एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है करंट को पास होने के लिए। तो सेमीकंडक्टर डायोड अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, while resistors reduces the current flow, करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैन यू एक्सप्लेन when two or more resistors connected in series and parallel have different effective resistance, कि जब दो रेजिस्टेंस या उससे ज्यादा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों होता है, वो एक्सप्लेन करना है। तो हमको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 और R2 है, ये सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब ये सर्किट में कनेक्ट कर दिया और हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बोला है, तो व्हेन resistors are connected in series, the current flowing through each individual resistance is same. R1 में से भी करंट I ही फ्लो होने वाला है और R2 में से भी उतना ही करंट फ्लो होगा जितना R1 में से, क्योंकि कहीं भी करंट डिवाइड नहीं होने वाला है। R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होने वाला है। एंड इन दिस केस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब जब सीरीज में कनेक्शन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे R1 और R2 को ऐड करेंगे। तो क्या है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस एंड थस ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर R1 की कुछ वैल्यू है, R2 की कुछ वैल्यू है, तो टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये दोनों के सम के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो रहेगी। तो सीरीज कनेक्शन आपको पता है कि कैसे करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि R1 की वैल्यू 100 है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 100 ओम, सेकंड रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है 100 ओम, दोनों 100 ओम वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो जब आप ऐड करोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये दोनों का इंक्रीज हो जाएगा, 100 से बढ़ के अब हमको क्या मिलेगा, 200 मिल जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। बट जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द करंट फ्लोइंग इज डिवाइडेड इन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, more current flowing through path of less resistance, thereby making the effective resistance is less than the individual resistance. इसका मतलब क्या है कि जब पैरेलल में दो कनेक्शन किए हैं तो ये पॉइंट पे जब करंट आएगा, ये पॉइंट पे करंट आएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो I आया बट R1 में से कुछ करंट जाएगा, बाकी का करंट R2 में से जाने वाला है। तो अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। अगर R1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज रहेगी, तो यहाँ से स्मॉल करंट पास होने वाला है R1 में से। और अगर R2 की वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में करंट पास होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि R1 और R2 की वैल्यू कितनी है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो वहां से करंट कम पास होने वाला है, जहां पे कम रेजिस्टेंस होता है वहां से ज्यादा करंट पास होता है। तो ये यहाँ पे वही बोला है कि व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द करंट फ्लोइंग इज डिवाइडेड इनटू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। दोनों में डिवाइड हो गया। आई करंट आया था वो किसमें डिवाइड हो गया, R1 में से कुछ करंट जाएगा, बाकी का करंट R2 में से जाने वाला है। और अब कितना करंट R1 में से जाएगा, कितना करंट R2 में से जाएगा, तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर R1 लार्ज है तो यहाँ से करंट स्मॉल पास होगा, और अगर R2 लार्ज है तो यहाँ से करंट स्मॉल पास होगा। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट वो पाथ में से फ्लो होने वाला है। और फिर यहाँ पे जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्शन किए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम 100 ओहम का ये दोनों रेजिस्टेंस लगाए थे।
R1 की वैल्यू भी 100 ले लेते हैं, R2 की वैल्यू भी 100 ले लेते हैं और पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/100 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 है। तो जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा बट डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है। तो मैं लिखूंगा 1 + 1/100 मतलब 2/100, और ये 2/100 1/R टोटल है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ये याद रखना, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो जब आप आर टोटल के लिए इक्वेशन निकालोगे तो आप बोलोगे आर टोटल इज इक्वल टू 100/2 दैट इज 50। तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 100 ओहम, बट जब उनको पैरेलल में लगाए तो आप टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है 50। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से डिक्रीज हो गया। 100 का दो पैरेलल में लगाए 50 मिला, यही 100 का दो सीरीज में लगा दोगे 200 मिल जाएगा। तो यही से क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जब दो रेजिस्टेंस या उससे ज्यादा सीरीज में लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है बट पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो क्या है एक्सप्लेनेशन, why effective resistance is different when two or more resistance are connected in series or parallel? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है और सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, यही से इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको अलग अलग मिलता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ पढ़ते हो आप, ओहम्स लॉ पढ़ते हो आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी 8, 9, 10, 11 सब क्लास में पढ़ता है, तो ओहम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं ओहम्स लॉ का। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द चेंज। टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो वही रहना चाहिए, फिजिकल कंडीशन मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ वगैरह, 1 मीटर का वायर है उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, वही टेम्परेचर पे रखोगे। बट आप क्या चेंज करोगे, करंट जो है वो कैसा मिलेगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर लगा है, ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है आई। तो आई की वैल्यू अगर इंक्रीज करना है तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बैटरी कनेक्ट करके। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट पास होने वाला है, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना कम करंट पास होगा। तो V की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे, I की वैल्यू इंक्रीज होगी, V की वैल्यू डिक्रीज करोगे, I की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यही से हम बोल रहे हैं कि फिजिकल कंडीशन जो है, लेंथ वगैरह, डायमीटर वगैरह सब कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और जैसे जैसे आप V की वैल्यू इंक्रीज करोगे I की वैल्यू इंक्रीज होगी, या अगर I की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स V इज इंक्रीजिंग। तो I क्या है आपका, करंट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम इक्वल के साथ कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम R यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट्स में मेजर करते हैं, R क्या है, रेजिस्टेंस है जो ओहम में मेजर करते हैं, और I करंट है जो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो यही ओहम्स लॉ हम पढ़े हैं। अब ओहम्स लॉ का यूज कब करते हैं हम, तो ओहम्स लॉ का यूज कब करते हैं, जब सर्किट सिंपल हो, कंपोनेंट ज्यादा नहीं हो, या आपके पास एक सिंगल लूप हो। यहाँ देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, आप यहाँ से चले गए यहाँ तक, ये पूरी एक सिंगल लूप है। ये वोल्ट मीटर लगा दिए, करंट मीटर लगा दिए करंट मेजर करने के लिए। तो ये एक सिंगल लूप है। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देते हो तब भी हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या यहाँ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो अगर सर्किट सिंपल है या उसको हम एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, तो हम क्या करते हैं, ओहम्स लॉ का यूज करते हैं। ओहम्स लॉ इज अप्लीकेबल ऑन सिंपल सर्किट्स ओनली। सिंपल सर्किट के लिए हम ओहम्स लॉ यूज करते थे, बट
अगर आपके पास सर्किट कुछ ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे देखो सिंगल लूप नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, फिर दो दो बैटरीज लगी है, EMF1 EMF2, तो ये थोड़ा सी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर अब ये ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो यहाँ पे अगर हमको कुछ अननोन करंट या अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करने वाले हैं। और हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स सर्किट। दोनों का काम वही होता है, वी आई आर में से कोई एक अननोन है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी वी आई आर में से कोई एक अननोन है वो फाइंड आउट करेंगे। बट अगर आपका सिंपल सर्किट होगा तो ओहम्स लॉ, और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। सो दैट्स इट। अब आपको आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। सी यू सून।